इसमें इस बायप्लेन जो एंजियोग्राफी है उसको यूज करने का, अगर हम इसकी बात करें, इसके सेटअप की अगर बात करें, तो ये एक टेबल के साथ एक तो इस तरह है, और एक जो है वो इसके कह लें कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, इस तरह। तो ये ऐसे होता है, ये बायप्लेन में ये सी आर्म इसका कुछ ऐसा होगा, उसका एक यहाँ पे होगा तो एक यहाँ पे होगा, ऐसे बायप्लेन इसका बनता है। तो इसमें दो प्लेन से, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट आपका इसके इन बिटवीन रहना चाहिए यहाँ पे। अगर आप कोरोनरी एंजियोग्राफी कर रहे हैं तो वो आइसो सेंटर पे रहना चाहिए, जो इसका मिड पॉइंट होता है उसको आप बोलते हैं आइसो सेंटर, सेम सेंटर इनका होना चाहिए। ये जो आपके इनके ये हैं इमेज इंटेंसिफायर्स, इनका सेम सेंटर, ट्यूब्स का सबका सेम सेंटर होना चाहिए, तो इसको कहते हैं आइसो सेंटर। तो जो बायोप्लेन एंजियोग्राफी होती है इसका एडवांटेज ज्यादा होता है, और वो एडवांटेज जो मेन होता है वो ये होता है कि इसमें आप एबल टू परफॉर्म प्रोसीजर विद लेस रेडिएशन प्लस कंट्रास्ट। इसमें आप कम से कम कंट्रास्ट और कम से कम रेडिएशन यूज करके आप इमेज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंट्रास्ट वॉल्यूम भी कम यूज होगा, इसमें रेडिएशन भी कम यूज होगी, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा यूजफुल होता है इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, यानी कि बच्चों में। प्लस वो लोग जिनके किडनी कॉम्प्रोमाइज हो, तो इसमें आप लिखेंगे पेशेंट्स विद रीनल फेलियर। ठीक है जी, तो इनमें ये जो बायप्लेन एंजियोग्राफी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बायप्लेन जो है, इसके व्यूज भी जो है उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ चेंज हो जाते हैं, तो इसमें आप जो नॉर्मली आप यूज करते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस लाइक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये उसके परपेंडिकुलर होता है, इसमें परपेंडिकुलर प्लेन इमेजेस यूज होते हैं। ठीक है, फिर इसमें आप यूज करते हैं कंकॉर्डेंट इमेजिंग। कंकॉर्डेंट का मतलब क्या होता है? कंकॉर्डेंट का मतलब है आइसोसेंटर होना हर चीज का। यानी कि आपकी बहुत सी आर्म जो है ये वाली सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है जी, तो ये दोनों की दोनों आपकी सी आर्म जो है ये सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो ये आपका थोड़ा सा यूजफुलनेस होती है आपके जो क्या कहते हैं उसको, बायप्लेन एंजियोग्राफी। ठीक है, इसमें टाइम भी शॉर्ट हो जाता है, इसमें आपका जो क्या कहते हैं कंट्रास्ट वॉल्यूम भी फिर कम से कम यूज होता है, पेशेंट की क्वालिटी भी इमेज की अच्छी होती है, और टाइम भी प्रोसीजर्स का जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो ये है बायप्लेन। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक इसके बीच में आता है डोमिनेंस का। ठीक है, डोमिनेंस से भी पहले आता है फ्लो का, जो क्लासिफिकेशन बुक में लिखी हुई है, अगर आप कोई भी कार्डियक रिपोर्ट पढ़ेंगी एनजीओ की, तो उसमें उन्होंने टीमी 3 टीमी 2 टीमी 1 फ्लो ये इस तरह से लिखा होता है, तो वो सिर्फ आपको ये पता होनी चाहिए कि जो क्लासिफिकेशन है ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू आर्टरी, तो वो हम उसको नाम देते हैं टिमी, TIMI, टिमी ग्रेड्स। ठीक है, और इसको हम कहते हैं जो फ्लो आपका कह लें कि कुछ फ्लो होता है जो पूरी की पूरी आर्टरी को एक ही बार में एक ही बीट में कवर करता है। ठीक है, और एक फ्लो होता है जिसमें आर्टरी पूरी की पूरी, लेट्स सपोज मैम। दिस इज, मैम आप हाँ ना जी जब बताएं। हमें मार्क करवा रही थी ना इस चैप्टर को, हम्म, तो वो ना हम्म, मीटिंग एंड हो गई थी, आपने मैं यहाँ तक मार्क करवाया था ये बाई प्लेन तक। तो अच्छा। आप kindly
थोड़ा सा आगे बता दीजिएगा। चले आज कर देते हैं। इसके बाद जो बायप्लेन के बाद आपने जो क्लासिफिकेशन है टिमी, पेज नंबर 134 पे जाएं, तो उसको पहले मार्क करें। सिर्फ वो छोटा सा टॉपिक है कि इसमें टिमी फ्लो होता क्या है, इसको मार्क कर लें। पहले तो ये पता होना चाहिए टिमी स्टैंड्स फॉर थ्रोम्बोलाइसिस इन एमआई। ठीक है। अच्छा जी, इसमें से आपने ये वाला करना है। फिर उसके बाद आप आगे आप मार्क कर लें सारा। उसके बाद अगले पेज पे आ जाए 136 पे, वहां पे सिर्फ आपने टॉपिक करना है उसमें से डोमिनेंस डिटर्मेंस वाला। वो भी छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ वही करना है उतना सा। उसके बाद आप आ जाएंगे, ये सब आगे नहीं करना, वेंट्रिकुलोग्राफी पे आएंगे। वेंट्रिकुलोग्राम जहाँ पे पेज नंबर 146, यहाँ पे आ जाए। उसमें वेंट्रिकुलोग्राफी उसका बॉक्स इंपॉर्टेंट है, इंडिकेशन एंड कॉम्प्लिकेशन वाला। ये आपने टिल पढ़ना है। आपने रीजनल लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल मोशन से पहले पहले, यानी कि 149 पेज के एंड पे जहाँ टॉपिक होता है वहां तक। फिर ना जो आपका ये पेज बनता है ना 150 वाला, 151 वाला, ये आपने खुद से रीड करना है। इसमें आपको पिछली चीजें ये जो समझ में आ जाएगी, और फ्लो रेट्स कुछ लिखे हुए हैं वेंट्रिकुलोग्राफी के लिए। कंट्रास्ट वॉल्यूम पावर इंजेक्टर का वो उन्होंने लिखा हुआ है, वो बस फ्लो रेट्स याद करने हैं 152 पे, कि 10 to 15 ml/सेकेंड किसके लिए होता है और ये सब कुछ। ठीक है जी। फिर आगे आप आ जाएंगे 154 पेज पे। 154 पे टेबल इंपॉर्टेंट है, बस उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। फिर आप आ जाएंगे 155 पे, एक्सरे जनरेटर इंपॉर्टेंट है। एक्सरे ट्यूब भी करना है आगे 156 पे। यानी कि ये सारा करते आपने आना है इमेज इंटेंसिफायर डिटेक्टर 160 पेज नंबर उस तक आपने आना है। इमेज डिस्टॉर्शन, मैग्निफिकेशन, फॉर शॉर्टनिंग नहीं करना। फिर आगे रेडिएशन सेफ्टी आ जाता है आपके पास 163 पेज पे। आपने वो करना है वहां से लेके फिर आप टिल उसको एंड तक आप करते आएंगे, जो क्या कहते हैं। हाँ, एंजियोग्राफिक इक्विपमेंट पेज नंबर 168 पे, वहां से आगे आपने रीड करना है सिर्फ एक बार और अच्छे से रीड करना है। और टेबल करने हैं पेज नंबर 171 वाले। फिर आपने रीनल जो इंजरी लिखी हुई है 172 पे, वो करनी है। उसका टेबल भी इंपॉर्टेंट है, कंट्रास्ट एंड तो इस तरह चैप्टर आपका एंड होता है। ठीक है। अच्छा जी। अब आगे हमने पढ़ना था, हम पढ़े थे टिमी क्लासिफिकेशन। तो टिमी स्टैंड फॉर थ्रोम्बोलाइसिस इन मायोकार्डियल इंफाक्शन। ठीक है। कि आपके जब मायोकार्डियल इंफाक्शन होती है तो उसके बाद वहां पे फ्लो किस तरह का है, उस आर्टरी में फ्लो कैसे है। मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज दिस इज योर आर्टरी। इनमें एक में आपकी एक बीट में जो फ्लो है वो यहाँ तक पहुंच गया, एंड तक पूरे की पूरी उसने इस आर्टरी को कवर कर लिया। फिर एक में आपका जो है वो स्लगिश सा फ्लो यहाँ तक पहुंचा। फिर एक में बिल्कुल भी फ्लो नहीं। ठीक है। या कह ले और एंड पे रुक रुक के गया, और एक में बिल्कुल यहाँ तक फ्लो है। तो इसकी आपको ग्रेडिंग करते हैं। तो वो टिमी 1, टिमी 3, पहले आ जाएंगे हम टिमी 3 पे। टिमी 3 फ्लो रेट है इसमें, ये जो नॉन इनफार्क्ट आर्टरीज में होता है नॉर्मल फ्लो, जैसे ये टिमी 3 है, नॉन इनफार्क्ट। फिर आ गया जी टिमी 2। टिमी 2 वाला जो होता है वो ये है कि आर्टरी का ये जो डिस्टल, ये प्रोक्सिमल पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट है, तो यहाँ पे फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। इज लेस देन द नॉन इनफार्क्ट, यानी कि नॉर्मल वाले से इस वाले से इसमें जो लेस होगा। ठीक है। तो उसको कह देंगे आप टिमी 2। ये टिमी 3 आगे आ गया टिमी 1। ये जब कार्डियोलॉजिस्ट अपनी रिपोर्ट करता है तो एंड पे मेंशन करता है अपने पीसीआई के बाद कि टिमी 1 फ्लो अचीव हुआ है, मतलब पीसीआई के बाद स्टेंटिंग के बाद आर्टरी में टिमी 2 अचीव हुआ है या टिमी 1 फ्लो अचीव हुआ है, वो लिखना होगा। इसमें है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
बस हल्का सा इसमें यहाँ पे लियन पड़ा हुआ है, तो सिर्फ यहाँ से हल्का सा फ्लो यहाँ तक गया, इस लियन के इस सिनोसिस से थोड़ा सा आगे तक फ्लो गया, तो ये सम कंट्रास्ट फिलिंग बियॉन्ड द कल्प्रिट लियन। ठीक है, फिर एंड पे आता है टिमी जीरो। इसमें आपको पता है क्या है, नो फ्लो, इसमें किसी किस्म का इस आर्टरी में फ्लो नहीं है, ब्लॉकेज। टोटल एक्लूजन जो मैंने सीटीओ बताया था, क्रॉनिक टोटल एक्लूजन, इसमें वो आ जाए। ठीक है जी। अगला टॉपिक है हमारा इसी तरह का छोटा सा, वो है डोमिनेंस, और ये डोमिनेंस की बात मैंने पहले भी आपसे की है। हार्ट की एक आर्टरी है जिसका नाम है पीडीए। पीडीए किससे अराइज करती है, पहले मुझे ये बताएं। राइट कोरोनरी आर्टरी। यस, मोस्टली जो आपकी पीडीए है। अच्छा, डोमिनेंस की बात हम करते हैं, और ये किस चीज पे डिपेंड करती है, द आर्टरी दैट सप्लाइज द पीडीए। ठीक है, इसको जो सप्लाई करेगी वो आपकी आर्टरी डोमिनेंट होगी, वो आपकी लेफ्ट आर्टरी डोमिनेंट है, वो आपकी राइट आर्टरी डोमिनेंट है, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर तो पीडीए अराइज कर रही है आरसीएस, और ऐसा कितने केसेस में होता है, ऑलमोस्ट 90% केसेस में यही होता है, इन 90%। अगर पीडीए आपकी अराइज हो रही है लेफ्ट साइड से, ठीक है, एलसीएच से अगर उसकी आ रही है, तो वो 7% केसेस में होता है, तो उसमें लेफ्ट डोमिनेंस हो। ठीक है जी। तो इसके लिए मोस्टली फिर वो कहता है कि पीडीए जो है ये बेस्ट किस व्यू में विजुअलाइज होती है, तो इसके लिए पीडीए का जो खसूसी एक व्यू है वो है एलियो क्रेनियम। ये व्यू है पीडीए का, जिसमें आप पीडीए को ग्रूव तक जाता आप उसको देख सकते हो। और एलियोक्रेनियल में आप एक तो इसका ये भी देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से आ रहा है इसको फ्लो, राइट साइड से आ रहा है, हर चीज देख सकते हैं। फिर कुछ पेशेंट्स जो होते हैं, यानी वो भी 7% होते हैं जो को डोमिनेंट होते हैं, यानी कि वो दोनों तरफ से उसको फ्लो आ रहा होता है, तो ये आपकी डोमिनेंस है। और ये मोस्टली ये भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछ लेते हैं। ठीक है जी। तो ये छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स थे जो बीच में हमारे मेन टॉपिक के आ रहे थे। अगला जो हमारा टॉपिक है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वेंट्रिकुलोग्राफी के बारे में, जो वेंट्रिकल्स की हम स्टडी करते हैं उसके बारे में। अच्छा, मैंने कल आपको ग्रुप में जो नोट्स भेजे हैं, जिनका मैंने कहा था प्रिंट आउट करवा लें, तो लाजमन उनको प्रिंट आउट करवा लीजिए। एक ये वाला चैप्टर, और एक का अगला जो हिमोडायनामिक प्रिंसिपल्स है, वो बहुत अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेंट्रिकुलर। इसके फर्स्ट हाफ का टेस्ट आप लोग मंडे को देना चाह रहे हैं, या हम इसके टेस्ट जो है वो फिर हम लास्ट पे कर दें। एक्चुअली मैंने नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में ना, मैंने अपने अब्बू की जाना है कबर पे, तो मैंने कुछ छुट्टियां लेनी है, तो मैं चाह रही हूँ कि फिर टेस्ट हम उन दिनों में कर लें। यस मैम, ठीक है, उन डेज में हम कर लेंगे। हाँ, क्योंकि 4 5 6 उम्मीद है कि मैं यही छुट्टियां लूंगी। ये ठीक है। अच्छा जी, कार्डिक वेंट्रिकुलोग्राफी, अब जैसे आपको पता है कि जिस तरह हमने क्रोनरी एंजियोग्राफी पढ़ा, तो वो हम क्रोनरी आर्टरीज को देख रहे थे, ये हमारा वेंट्रिकल से रिलेटेड है, तो कार्डिक वेंट्रिकुलोग्राफी जो है इसमें आप करेंगे टू स्टडी। और इसमें स्टडी क्या क्या करना है आपने, एक तो आप उसकी एनेटमी देखेंगे, मेन चीज जो आपने देखना है ना, एनेटमी, फंक्शन।
प्लस रिलेटेड ऑर्गन्स या उससे रिलेटेड जो कोई स्ट्रक्चर्स हैं, उनको आप जो देखते हैं उनकी स्टडी को आप कह देते हैं कार्डियक वेंट्रिकुलोग्राफी। डिफाइन द एनाटमी एंड फंक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर। तो अच्छा, अब पहली बात तो ज़हन में ये आती है कि वेंट्रिकल को ही क्यों देखना है और एलवी को ही क्यों देखना है। मेनली हम बात जो है ना वो ज्यादातर हम जो करते हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल की करते हैं, राइट को भी हम इसमें रीड करेंगे, लेकिन ज्यादातर बात जो है वो लेफ्ट की जाती है। जिन्होंने तो एको पढ़ी है वो तो बता सकते हैं कि हम लेफ्ट वेंट्रिकल पे ज्यादा फोकस क्यों करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है। कौन बताएगा कि आप एलवी को क्यों इतना फोकस करते हैं। उसमें भी आपने जो इजेक्शन फ्रैक्शन लेना होता है एको में, वो भी आप एलवी को ही देखते हैं। मैंने कोई याद होगा आप लोगों को कोई मॉडल बताया था एलवी का कितने सेगमेंट्स का होता है। मैम हम 20 स्लाइसेस में एलवी को करते हैं। 17 20। सेगमेंट, नॉट 20। 17 सेगमेंट्स होते हैं एलवी के। नॉर्मल जो आपकी एलवी की, लेट्स, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक एलवी है। तो एलवी की ये जो वॉल है ना, ये बनी यहाँ से, ये सारी सारी इसको सेगमेंट्स में डिवाइड किया होता है। और एलवी के टोटल 17 सेगमेंट्स। और अगर हम इसके व्यूज की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। एक होता है, कौन बताएगा ये कौन सा लेवल बनाया मैंने। मैम ये माइटल वेल का लेवल है। ठीक है, और इसको इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है। फिश माउथ। फिश मैम माउथ। फिश यस। माउथ। ठीक है, तो ये आपका माइट्रल, ये आपका एओर्टिक, और इसी के साथ आगे माइट्रल के पहले या बाद में जो आपका पेपिलरी मसल का लेवल आता है, और ये आपका कैविटी एलवी की ये चीज है एपेक्स। अच्छा, ये ना हम तीन पार्ट्स में आपको याद होगा डिवाइड करते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है बेस, ये वाला पार्ट मिड, ये वाला एपेक्स। तो ये आपका बेस, ये आपका मिड पॉइंट पे आ जाता है मेनली। वैसे एओर्टा नहीं होता यहाँ पे, आपके पेपिलरी मसल का लेवल होता है ज्यादातर। ठीक है, और ये एपेक्स। इनमें आप जो है आपने एलवी की इन वॉल्स को इन सेक्शंस में डिवाइड करके फिर आप जो फोर चैम्बर व्यू बनाते हैं उनके ऊपर आपने एलवी की वॉल्स को देखना होता है। एक्चुअल क्या होता है कि लेट्स सपोज दिस इज माय हैंड, और ये एलवी की कैविटी एक पूरा ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इसकी हार्ट की पंपिंग यूं हो रही होती है। ये जितनी ये वॉल्स है समझे इनको, तो ये वॉल जो है ये पूरी की पूरी यूं ऐसे ज्वाइन करती है। बट जिन पेशेंट्स में एमआई होता है उनमें इसकी मूवमेंट यूं हो जाती है, वो फुल एंड तक नहीं आती, यूं कवर नहीं करती। तो उस रीजनल वॉल मोशन की बेस पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो एंटीरियर में है, वो इंफीरियर में है, और फिर उससे क्या फर्क पड़ता है या उससे क्या फायदा होता है। उससे ये फायदा होता है, आप ये बता सकते हैं ईसीजी देख के कि हार्ट की कौन सी आर्टरी में प्रॉब्लम है। लाइक अगर इंफीरियर है तो राइट साइड है, एलसीएक्स हो सकती है। अगर लेटरल वॉल है, इंटीरियर वॉल है, तो आपकी एलएडी भी है, आपकी एलसीएक्स भी है। तो ये फायदा होता है आपको इनको रीड करने का। तो अगर आपकी ये इस वाली वॉल को आप कहते हैं, ये सेप्टल होती है, ये लेटरल होती है, ये मेरे ख्याल से इंफीरियर है, और ये एंटीरियर है। कुछ इस तरह से इसका बना होता है। ठीक है, तो ये हर एक पे इसकी डिफरेंट वॉल शो होती है। ये नहीं 17 है ना, तो इधर और शो होगी, इधर और होगी, वो इंटीरियर ही, और इधर लेकिन उनके सेगमेंट्स डिफरेंट होंगे। तो ये फंक्शन है एलवी का हमारे, कि इस बेस पे हम लोग जो है वो डिफाइन करते हैं। अगर तो आरसीए का प्रॉब्लम है तो आप उसको कहेंगे इंफीरियर एमआई। अगर एलसीए लेफ्ट का है, एलएडी वगैरह का, तो आप उसको कहेंगे एंटीरियर और लेटरल। एलसीएक्स एलएडी और एलसीएक्स है तो वो लेटरल हो जाएगा। तो वो फिर आप कहेंगे इंटीरियर एंट्रोसेप्टल एंट्रोलेटरल, इंफीरियर इंफ्रोसेप्टल, फिर ये नीचे वाली सारी की सारी की मूवमेंट खराब होगी। तो वो इंफीरियर इंफ्रोलेटरल इंफ्रोसेप्टल इस तरह आप बात करते हैं। जब आप एको की रिपोर्ट देखेंगे तो उसके नीचे जो रीजनल वॉल्वरशिप नॉर्मेलिटी उन्होंने मेंशन की होती है इसी तरह की। तो ये फंक्शन है हमारे एलवी का, जिसलिए हम लोगों को एलवी की एक तो रीजनल वॉल्वरशिप नॉर्मेलिटीज, या एलवी में उसकी एलवीएच तो नहीं कि लेट्स सपोज ये नॉर्मल बॉल आपकी ये आ रही है और बाद में भर के वो ये रह जाती है, इतनी बढ़ जाती है वो, तो उसको एलवीएच कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। इन सब को देखने के लिए, इन सब चीजों के लिए आप करवाते हैं वेंट्रिकुलोग्राफी। अब जनरल हम पढ़ते हैं कि वेंट्रिकुलोग्राफी में आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं। मैम, ये जो बातें जी, आपने अभी ये बताई है सेगमेंट्स वाली, काइंडली से रिपीट कर दें। बेटा आपने एको पढ़ी है?
अगर आपने एको नहीं पढ़ी ना तो ये आपको समझ नहीं आएगी। नहीं मैम, अभी नहीं पढ़ी। हाँ, तो फिर जब तक आप उसके व्यूज नहीं पढ़ोगे ना, एको के शॉर्ट एक्सिस, लॉन्ग एक्सिस और ये सब कुछ, फिर आपको ये समझ नहीं आएगा। सिर्फ मैं इतना बता देती हूँ कि एलवी को 17 सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। इंफीरियर, इंफ्रोलेटरल, इंफ्रोसेप्टल, एंटीरियर, एंट्रोलेटरल, एंट्रोसेप्टल, इस तरह से। ठीक है। बेस पे, एपेक्स पे, मिड पे, तीनों लेवल में मैंने एलवी के 3 सेगमेंट्स बताए आपको, ये 3 लेवल बताए। तो इनमें ये एलवी के इसी तरह 17 सेगमेंट्स जो है वो पूरे होते हैं, आप नेट से निकाल के देखिएगा। और एलवी की वो मूवमेंट होती है जो हमें बताती है, और हम मूवमेंट को इन तीनों लेवल पे असेस करते हैं और बताते हैं कि बेस पे एलवी की मूवमेंट खराब है, एपेक्स पे खराब है, या मिड पे खराब है। तो उसकी बेस पे फिर हम डिफाइन करते हैं कि एम आई किस एरिया का है। अगर इंटीरियर वॉल का मसला है तो वो हमारी एलएडी में मसला होगा, हार्ट की आर्टरी में। और अगर हमारी इंफीरियर पे आ रहा है तो इट्स मीन आरसीए में मसला है। तो उस बेस पे जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो ये डिसाइड कर सकता है कि उसने किस साइड का कैथेटर पहले लेना है, ताकि टाइम वेस्ट होने से बच सके। तो वेंट्रिकुलोग्राफी जो है ये हमें प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। इसमें अब आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं। नंबर वन, सबसे पहले आ जाता है एलवी वॉल मोशन, फंक्शन ऑफ द हार्ट। अब बताए हम ईएफ वगैरह भी इन्हीं से मैयर करते हैं। फिर जनाब आ जाता है आपके पास कुछ आपको क्वांटिटेटिव जो मिलते हैं। क्वांटिटेटिव में कौन कौन से फंक्शन आएंगे? ईएफ, इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है, रेट ऑफ इजेक्शन, फिर जनाब आ जाता है कॉन्ट्रेक्टिलिटी, वही मोशन वाला ही फंक्शन आ जाता है, क्वालिटी ऑफ और इसके बाद आप देख सकते हैं रीगर्जिटेशन, क्या आपकी माइट्रल या यूडी की रिगर्जिटेशन तो नहीं। तो ये कुछ वेंट्रिकल के, वेंट्रिकुलोग्राफी की इंडिकेशन आप इसको कह सकते हैं कि आप क्या। अब हम राइट और लेफ्ट की अलग अलग पढ़ते हैं। ये तो कुछ जनरल वेंट्रिकुलोग्राफी की अगर हम पूछे तो ये है इंडिकेशन। अब हम पढ़ते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलोग्राफी। फर्स्ट साइड पे आ जाएगा राइट। ट्रैफिक और इनकी हैं ये दोनों की इंडिकेशंस। इनमें सबसे पहले अगर आप लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में हमारे पास क्या आएगा? एलवी फंक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलवी फंक्शन इन पेशेंट्स विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या कैड लिखते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है जी। मायोपैथी, जिनके मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं। वैल्वुलर रिगर्जिटेशन। अगर आप ये इसके अंदर हैं, अगर आप वेंट्रिकल के अंदर है, यहाँ पे हैं, तो इसके साथ यहाँ पे इसका एक और स्ट्रक्चर भी पड़ा होता है। तो इनके दरमियान जो है उसको क्या कहते हैं? पार्ट को। मैम आईवी सेप्टम। यस। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेप्टल डिफेक्ट वो भी आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाता है जी डिग्री ऑफ माइट्रल। आपको पता है लेफ्ट साइड पे माइट्रल होता है, तो डिग्री ऑफ एमआर, माइट्रल रिगर्जिटेशन। और इसके अलावा अदर जो एबनॉर्मेलिटीज होती हैं वो आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है जी। कोई मैस हो सकता है, उसको आप देख सकते हैं, या मायोकार्डियल की रिग्रेशन मायोकार्डियम की स्टार्ट हो सकती है, तो आप वो देख सकते हैं। ये है इंडिकेशन इसकी। अब हम पढ़ते हैं राइट साइड के वेंट्रिकल। उसमें आपको पता है राइट साइड पे कौन सा वेल्व होता है? ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं
आरवी का डिस्प्लेजिया, उसका स्ट्रक्चर तो खराब नहीं। एरिथमियास, आपको पता है पल्मोनरी वेल्व भी यहीं से आगे होता है, तो पल्मोनरी वेल्व एब्नॉर्मेलिटीज, या पीएस लिख लें, पीआर लिख लें, दोनों चीजें आ जाती हैं। फिर आपके पास आ जाता है जी असेसमेंट ऑफ राइट टू लेफ्ट शंट। मुझे ये बताएं, शंटिंग क्या होती है हमारे हार्ट में? अगर कोई भी डिजीज है, कोई कंजेंटल हार्ट डिजीज है, कोई सेप्टल डिजीज है, तो नो शंटिंग क्या होती है? लेफ्ट टू राइट शंटिंग। लेफ्ट टू राइट। मैम जब हमारा प्रेशर बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाए राइट साइड का, देन फिर हमारे पास शंटिंग हो जाती है, आइजन में रिएक्शन में होते हैं। आइजनमेकर में, यस, ये चीज याद रखनी है। एको में ये क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाता है कि आइजनमेकर क्या होता है। तो आपका राइट साइड का प्रेशर इतना हो जाता है, आपकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस वजह से फिर रिवर्सल हो जाता है। आपके जो लंग्स वो इतना ज्यादा नहीं अकोमोडेट। ठीक है, तो रिवर्सल ऑफ फ्लो जो है उसको क्या कहते हैं आप? आइज रिएक्शन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इसके टेक्निक्स या इसके व्यूज वगैरह क्या होते हैं। अब जो फिल्मिंग और इसके लिए वेंट्रिकुलोग्राफी के लिए भी ना कुछ कैथेटर्स होते हैं, उनके अगर हम नाम पहले देख लें कि वेंट्रिकुलोग्राफी में सिर्फ नाम है, इनका जो काम है वो हम बाद में। इसके लिए इंजेक्शन जो है ना, इसके लिए कुछ कैथेटर्स होते हैं। दो तो हमने कल पढ़े, वो कौन कौन से थे? मैम पिक टेल, हेलो हेलो कैथीटर और मल्टीपर्पस। पिगटेल। पिगटेल के कितने एंड होल होते हैं? और मैम 6 to 12। 2 to 12। फिर इसके बाद एक आ जाता है सोनस कैथेटर, फिर आ जाता है एनआईएच, एक आ जाता है आपके पास जी, एक लिहमैन कैथेटर भी होता है, फिर आ जाता है बलून टिप। ये सब वेंट्रिकुलोग्राफी के कैथेटर हैं। और एक आपके पास जो एनआईएफ जो है, वो एपेंडोर भी एक होता है इसके साथ ही, एपेंडोर। तो ये कुछ कैथेटर्स हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से जो हैं आप यूज कर सकते हैं इन वेंट्रिकुलोग्राफी। इसमें पिगटेल है। अब पिगटेल की आपको खसूसियात का पता है कि ये जुडकिंस ने इसको डेवलप किया था। इसके एडवांटेजेस में क्या क्या है कि इसको आप सेफली एलवी की जो वेव फॉर्म है उसको देखने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इन कैथेटर्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको ये नाम पता होने चाहिए कि कैथेटर्स क्या क्या होते हैं। हम लोगों को जो है वो ये पता होना चाहिए कि हम इसकी इंजेक्शन साइट क्या होती है। या फिर ऐसा करते हैं, हम इसको इसी लाइन में लेके चलते हैं, पहले हम इसकी पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज, ताकि आपका बाद में ये जो है वो चीजें चेंज ना हो जाए। तो पहले आ जाते हैं पिग टेल को, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो पिग टेल की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसको जो है वो बनाया भी जुडकिंस नहीं है, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि आप इसको एलबी फंक्शंस देखने के लिए यूज कर सकते हैं किसी भी तरह से। ठीक है,
फिर आप उसको जो है वो इसकी लूप शेप जो होती है, कीप इट इन द कैविटी, वो उसको कैविटी में रखती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाता है, ये एंडोकार्डियल स्ट्रेनिंग को एलिमिनेट करता है। ठीक है जी। और लास्ट पे पॉइंट आ जाता है कि इसकी वजह से जब आप एलवी के अंदर, जो आपकी एलवी कैविटी है उसके अंदर जब कोई भी चीज आती है, तो आपकी जो स्पाइक है ना ईसीडी की, वो यूं इस तरह एक्टोपिक बीट्स आना शुरू होती है। क्या उससे पता लग जाता है कि आपका कैथेटर जो है वो जो नॉर्मल आपकी ऐसे चल रही है, वो यूं ऐसे होना शुरू हो जाती है। तो वो एक्टोपिक बीट्स आती हैं, पता लगता है कि कैथेटर आपका कोरोनरी आर्टरी में जाने की बजाय एलवी में चला गया। तो वो इसकी वजह से ये रिड्यूस करते हैं आपकी एक्टोपिक बीट्स को। ठीक है। उसके बाद आपके पास पिगटेल के बाद आपका कैथेटर है, एक जो है क्या कहते हैं उसको। अच्छा, पिगटेल की आगे फर्दर शेप्स हैं उसमें, एंगल्ड हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है। ये मैं आपको नोट्स है इसकी मैं पिक्चर आपको भेजूंगी। फिर आता है एक सोनस, जो हमने यहाँ पे पढ़ा। सोनिक कैथेटर जो होता है, ये क्या होता है कि इसके 4 साइड होल होते हैं। ठीक है जी। और ये जो है, ये ज्यादातर यूज किया जाता है फॉर ब्रेकियल अप्रोच। ओके। इसमें 4 साइड होल और एक इसमें होता है हैंड होल। ठीक है। और इसको ज्यादातर आप यूज करते हैं ब्रेकियल अप्रोच के लिए। ओके। इसमें जो है लो इंजेक्शन रेट यूज किया जाता है। और इसके अलावा इसमें जो है, ताकि जो रिकॉइलिंग का इफेक्ट है इसके, जो फोल्ड होने का, कॉइल होने का, उसको मिनिमाइज करने के लिए आप ये यूज करते हैं। ठीक है। लो इंजेक्शन रेट इसमें यूज होता है टू मिनिमाइज रिकॉइलिंग। अगला कैथेटर आता है एनआईएच, और ये दोनों जो है हमारे अपेंडिक्स। इसका इनका ये है कि इनके मल्टीपल साइड होल होते हैं, एंड नो एंड होल। ये ना ज्यादातर वाइवा में वो जो बातें पूछते हैं ना वो यही है, इस कैथेटर के साइड होल कितने हैं, इस कैथेटर के एंड होल कितने हैं। तो अब आप लोगों को मैं जो असाइनमेंट दूंगी वो ये है कि सारे कैथेटर्स के नाम लिखें, उनका यूज लिखें, आगे लिखें उसके एंड होल कितने हैं, उसके साइड होल कितने हैं। अगर उसकी डायग्राम साथ बना सकते हैं तो बना लें। ये आपकी असाइनमेंट है और मंडे को ये मुझे मिलनी चाहिए। ओके। इसका कोई एंड होल नहीं होता, पिगटेल का भी एंड होल नहीं था, साइड होल थे। तो इसमें मल्टीपल साइड होल होते हैं, नो एंड होल। और ये किस किस के लिए, फॉर ब्रेकियल बहुत जो है, प्लस फेमरल यूज कर सकते हैं आप। और ये सॉफ्ट होता है, अनलाइकली टू कॉज डाइसेक्शन। व्हाट इज डाइसेक्शन? लेट्स सपोज दिस इज योर आर्टरी, और आप इसमें इस कैथेटर को लेके जाते हैं और ये इसके यहाँ इस कोने में घुस जाता है, तो यहाँ पे इसका फ्लैप क्रिएट कर देगा। और वो फ्लैप आपको यहाँ पे ऐसे अलहदा से नजर आएगा, तो उसको कहते हैं डाइसेक्शन। आर्टरी की डाइसेक्शन होगी। ठीक है। अच्छा जी। फिर आ जाता है हमारे पास हमारा ये लेमन कैथेटर। थोड़ा सा टाइम रह गया, इनको कैथेटर्स को आज देखते हैं। जो लेमन है, इसके टेपर्ड क्लोज टिप होती है, और आप इसको जो बेसिकली यूज करते हैं इन टॉर्चुअस आर्टरीज।